नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रविवार शाम को मोदी के शपथ ग्रहण से 1 घंटे पहले 6:15 बजे हमला किया। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक आतंकियों ने कंदा इलाके में शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में जा गिरी। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकी घटनास्थल पर थे। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों की मदद के लिए घटनास्थल के पास ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बता दें कि मोहिता शर्मा ने कहा कि आतंकवादी हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बस को इसीलिए निशाना बनाया है। इसमें यात्री जम्मू कश्मीर के बाहर के थे। माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे पाक के आतंकी संगठन है। घायल यात्री संतोष कुमार ने बताया कि आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहनी थी। उन्होंने लाल कपड़े से मुंह बांध रखा था। बस जैसे ही मोड़ पर आई, अचानक गोलियां चलने लगी। बस के खाई में गिरने से पहले आतंकियों ने 25 से 30 गोलियां चलाई थी। बस में सफर कर रहे यूपी के दूसरे घायल यात्री ने बताया कि आतंकी बस के गिरने के बाद भी गोलियां चलाते रहे। बस शाम को 4 बजे चलनी थी, लेकिन 5:30 बजे चली। बस के लेट होने को लेकर भी जांच की जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की एक संयुक्त अस्थायी सुरक्षा बल टीम तैयार कर हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि सर्च ऑपरेशन के लिए अलग से 5 टीमें भी बनाई गई हैं। वहीं एनआईए की टीम भी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है। अब हर तरह की जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि आखिर किस कारण से इस प्रकार की जो घटना है वो सामने आई। देखिए, दरअसल आतंकी हमले लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में होते रहते हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से पिछले 3 दशकों में ये दूसरी बार था जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया है, तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया है। ऐसे में कई सारे सवाल सुरक्षा और प्रशासन पर उठ रहे हैं। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद सक्रिय है, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आतंकियों का खात्मा आखिर कब हो पाएगा। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी एके जैन जी मौजूद हैं। एके जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जेएस सोडी जी मौजूद हैं। सोडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एके जैन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले देखने को मिलते रहते हैं। ऐसे में आखिर आतंकवाद पर लगाम कैसे लगाई जाए सर? देखिए, आतंकवाद पे जो पूरी लगाम है वो तभी लग पाएगी जबकि जो क्षेत्र के नागरिक हैं वो भी इसमें 100% सहयोग देना शुरू करें जी। अगर वो संरक्षण देंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको रात में रुकवाएंगे और उनको अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराएंगे, तो उसमें उन परिस्थितियों में लगाम लगने में समय लगता है। बहुत गिरावट आई है आतंकवाद की घटनाओं में कश्मीर में, और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम सिचुएशन बहुत इम्प्रूव की है, पर अभी भी बहुत कुछ करने को है। ये घटना तो जानबूझ के की गई है। जब मोदी जी के शपथ ग्रहण को एक तरह का चैलेंज है जिससे कि पूरे देश में इस घटना का प्रचार प्रसार हो सके। मैं समझता हूँ जल्दी ही ये जो टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा जी। हमारे साथ लगातार रक्षा विशेषज्ञ जेएस सोडी जी बने हुए हैं। सोडी जी, सवाल वही है कि कहाँ कमी रह जाती है जो इस प्रकार से आखिर बार बार इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के हमले देखने को मिलते हैं? आखिर हम कहाँ चूक रहे हैं? जय हिंद नलिनी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। सबसे पहले मेरे कंडोलेंसेज, जो रियासी में 9 लोग शहीद हुए हैं, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नलिनी जी, रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि अमेरिका का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने 30 जून 2008 को एक अध्याय या स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उसने कहा कि जो भी ये आतंकवादी गतिविधियां होती हैं ये सिर्फ 7% खत्म होती हैं सेना की वजह से, बनस्पत 43% खत्म होती हैं जब राजनीतिक डायलॉग होता है आतंकवादियों के साथ। 40% ये आतंकवादी गतिविधियां खत्म होती हैं
जब अच्छी पुलिसिंग होती है और 10% सब आतंकवादी घटनाएं खत्म होती हैं जब आतंकवादियों को ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। तो अगर इस हम विख्यात स्टडी में देखें तो सबसे बड़ी चीज उभर के आ रही है कि पॉलिटिकल डायलॉग। देखिए जम्मू कश्मीर में नलिन जी जो भारतीय सुरक्षा बल है, चाहे सेना है, चाहे जेएन के पुलिस है, चाहे सीआरपीएफ है, ये सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद बारामूला के पास पटन नामक शहर में तैनात था जब मैं सर्विस में था। 2 साल था मैं, दिन रात हम ड्यूटी पे रहते थे, सोना तो नसीब होता ही नहीं था। तो जहां तक सुरक्षा बलों का काम है वो अपना काम अच्छे कर रहे हैं। अब ये वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल करना चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीतिक डायलॉग नहीं होगा ये जो मसला है ये हल नहीं हो सकता। मैं बस 1 मिनट और कहूंगा नलिन जी, आखिर ऐसा क्या है कि पंजाब में जब 1980 के दशक में आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई, 15 साल में वहां खत्म हो गई, और जम्मू कश्मीर में 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाँ, पहले से बहुत गिरावट आई है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वहां भी अभी आए गए दिन वहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें भारतीय नागरिक मारे जाते हैं, भारतीय सुरक्षा बल मारे जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, सबको मिलके, जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर, सबको इकट्ठे मिलके बैठ के एक मंथन करना चाहिए और उसके बाद एक पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए, तभी ये आतंकवादी घटनाएं खत्म होंगी। अन्यथा सेना और सुरक्षा बलों की वजह से ये आतंकवादी घटनाएं खत्म नहीं होंगी, जो मैंने आंकड़े आपको पहले ही दे दिए हैं। जी, हमारे साथ ए.के. जैन जी लगातार बने हुए हैं। ए.के. जैन जी का रुख कर लेते हैं। ए.के. जैन जी, एक तरफ जहां दिल्ली में मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, वहीं शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 1 घंटे पहले श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ। क्या लगता है ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये प्रायोजित था, ये हमला पहले से ही प्रायोजित था? हाँ जी, बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये एक तरह का चैलेंज दिया गया है और मैं जितना जानता हूँ इस गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट ने और उनकी टीम ने और जेएन के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और जल्दी ही इन टेररिस्ट का आपको पता चलेगा कि खात्मा होगा जी। और अगर मेरा ये मानना है कि अगर इसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, पाकिस्तानी आर्मी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तानी आर्मी एक अलग वहाँ पे एक रोग इंस्टीट्यूशन है जी। अगर उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसमें इसका रिटेलिएशन भी हमारी सरकार की तरफ से, हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से होगा और किया भी जाना चाहिए। एक मैसेज क्लियर होना चाहिए कि अगर इस प्रकार की घटना करने का आप दुस्साहस करेंगे जी। तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इसमें एनआईए भी मौके पे पहुंच गई है, ये सही किया है। एनआईए है, इसमें रॉ है, आईबी है, सबका इसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है जी। कहाँ से जो कॉल्स हैं वो ट्रेस करनी जरूरी है। कॉल्स जब ट्रेस होंगी किन नंबरों से हो रही हैं, कहाँ से इनको गाइडेंस मिल रही है, कहाँ से उनको निर्देश मिल रहे हैं, तभी सही पता चल सकेगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं और कहाँ पर उनकी लोकेशन है इस समय। तो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं और सही दिशा में काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि हमें जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। मगर सर, साथ ही साथ मैं आपसे यहाँ एक और सवाल लेना चाहूंगी कि आखिर लगातार इस प्रकार के हमले देखते रहते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर से आए दिन इस प्रकार की खबरें आती है, आखिर हम इन हमलों से और पिछले हमलों से हम क्या सबक ले रहे हैं? देखिए, सबक लेने की बात तो यह है कि सबक लगातार लिया जा रहा है जी। वहाँ के जो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं डीजीपी हूँ, जो आतंकवाद कंट्रोल होता है जी, वो लोकल पुलिस फोर्सेस के माध्यम से होता है। लोकल पुलिस फोर्सेस को गेयर अप करना पड़ेगा और वो गेयर अप किया गया है। वहाँ की उनकी कार्य प्रणाली में बहुत सुधार हुआ है, उनको रिसोर्सेज दिए गए हैं और फिर उनको जो सपोर्ट मिलता है लोकल सीआरपी से, तो वहाँ सीआरपी की बटालियन वहाँ पे तैनात हैं। आर्मी और बाकी का सपोर्ट तब आना चाहिए जबकि कोई बड़ा मैसिव ऑपरेशन बॉर्डर पे चल रहा हो जी। वरना इसके लिए पुलिस फोर्सेस को अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। पब्लिक के बीच उनको जो है एक ऐसी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि लोकल लोग ही उनको सूचना दें कि इस तरह का मूवमेंट फला जगह देखा गया है। जो टेरेन है जेएनके का, जो बॉर्डर लगा हुआ है और जो टेरेन है, पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं,
उसका लाभ उठाते हैं। और शाम को मेरे ख्याल से इसीलिए अटैक किया गया है कि जब तक फोर्सेस सक्रिय होंगे तब तक अंधेरा हो चुका होगा और वो जंगलों में प्रवेश कर जाएंगे। तो थोड़ा टेरेन की भी प्रॉब्लम है JNK में, हम लोगों ने सबने इसको देखा है। तो टेरेन का भी इशू है, बॉर्डर का भी इशू है, उस पार भी जा सकते हैं। पर इतना अवश्य है कि जितना हमारे पास पूरा पैराफर्नेलिया है, ये डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या उनके नाम है, और क्या ये पाकिस्तानी आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड है या लोकल एक हाइब्रिड मोड के ये टेररिस्ट हैं। ये सब पता चल जाएगा और कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी होगी और बड़ी कड़ी कार्रवाई ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध होनी चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि लोकल्स के साथ, जैसे पीछे चार लोकल्स की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेट इंटरोगेशन में, तो वो नहीं होना चाहिए, उससे और स्थिति खराब होती है। पर यह है कि सख्ती करनी पड़ेगी और जहां पर भी रुके हों, जो इनको शरण देने वाले हों, जहां पर जिन्होंने इनको खाना मुहैया कराया हो, जिनको रुकवाया हो, उन सबके खिलाफ IPC की धाराओं में कड़ी कार्रवाई अपेक्षित है। जी, हमारे साथ लगातार जय सोडी जी बने हुए हैं। जय सोडी जी, सवाल वही है कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कौन से वो अहम कदम हैं जो हमें उठाने की जरूरत है? नलिनी जी, कई कदम हम उठा सकते हैं, इनमें से कुछ उठाए भी जा रहे हैं, कुछ हम उठा भी और सकते हैं। सबसे पहला है, जब मलेशिया और इंडोनेशिया में ऐसी आतंकवादी घटनाएं शुरू हुई कुछ दशक पहले, तो वहां पर एक नई चीज शुरू की गई जिसे कहते हैं इंटरनेट इमाम, यानी कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे 24 घंटे इमाम ड्यूटी पे होते थे बारी बारी से, और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आशंका होती थी तो वो उनको फोन करता था या उनको ईमेल करता था और उससे उसके जो डाउट थे वो क्लियर होते थे। ये बहुत सफल हुआ और आज मलेशिया और इंडोनेशिया में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं है। तो एक हम इन दोनों देशों से सीख के हम इंटरनेट इमाम जैसी चीज शुरू कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि आतंकवादियों को ज्वाइन करते हैं, ये रेडिकलाइज होते हैं और ये पोलराइज होने के बाद ये ऐसे संगठन ज्वाइन करते हैं और फिर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। दूसरी चीज, जैसे जैन साहब ने बिल्कुल सही बताया कि ये जो आतंकवादियों को जब तक स्थानीय सपोर्ट होगी तब तक इनका पूरा सफाया करना मुश्किल है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो वहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं जो कि आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उन पे कड़ी से कड़ी सजा करना जो हमारे कानून बताते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। ऐसा नहीं कि केस 20, 30, 40 साल चले, जैसे हमने देखा 1990s में एक ये कश्मीरी आतंकवादी मिर्जा फरूक ने 4 एयरफोर्स के अफसरों को मारा था और 20-30 साल तक कुछ उस पर हुआ ही नहीं, बाद में जाके उसे तिहाड़ जेल में फेंका गया। तो हमारी जो जस्टिस प्रणाली है उसको स्विफ्ट करना होगा, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में सजा सुनानी होगी। तीसरी चीज जो मैं कई बार आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए नलिन जी, हर साल 50 से 60 हजार भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के सैनिक रिटायर होते हैं। अगर इनमें से कुछ सैनिकों को, जो रिटायर्ड सैनिक है, उनको अगर सस्ते रेट पे जमीन दी जाए तो ये वहां पे बस जाएंगे और जब वहां बसेंगे तो वहां का जो ये रेडिकलाइजेशन है ये पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। क्योंकि जब एक भूतपूर्व फौजी जहां बसता है वो हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखता है, संविधान की इज्जत, आपस में मिलकर रहना। तो ये चीजें आस-पास सोसाइटी में ये जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं वो अच्छी तरह से इसको फैलाते हैं। तो मेरी राय में अगर ये 3-4 चीजें अगर हम अपनाएं तो शायद ये जो हम मुसीबत से 35 साल से जूझ रहे हैं इसको हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय सरकार ने, LG साहब ने काफी कदम उठाए हैं और तभी हम देखते हैं कि 2019 जब से धारा 370 हटी और तब से लेकर अब तक काफी फर्क आया। जी बिल्कुल। AK जैन जी, सवाल मेरा यही है कि तीर्थ यात्रा को लेकर प्रशासन सुरक्षा के बड़े बड़े दावे हमेशा करता रहता है कि जो सुरक्षा इंतजामात हैं वो पुख्ता किए गए हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के हादसे सामने आ जाते हैं, इस प्रकार के हमले सामने आ जाते हैं। देखिए, आप अमरनाथ यात्रा की अगर बात कर रही हैं, उसके अलग से सुरक्षा के प्रबंध होते हैं। जी। शिवखोड़ी से लेके और कटरा तक कोई रोड पेट्रोलिंग की व्यवस्था है कि नहीं है, वहां पर रास्ते में कोई नाके हैं कि नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। जी। मैं नहीं समझता कि ये बहुत चलता हुआ रास्ता है कि सैकड़ों बसें प्रतिदिन वहां से निकल रही हैं। ये इसका जांच का विषय है। बताते हैं इस बस को 4 बजे चलना चाहिए था, 5:30 बजे चली। जी। विलंब क्यों किया गया,
क्या इसको अंधेरा होने के बाद रवाना किया गया? इसमें JNK के ना हो के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्यों के तीर्थ यात्री थे, ऐसा क्यों हुआ? किसी ने मुखबरी अवश्य की है शिव खोड़ी से, तभी उनको सब पता था। यही मैं कह रहा हूं कि जब ये कॉल सब सर्विलांस पे लिए जाएंगे सारे नंबर, तो सब ट्रेस होगा कि कौन कौन किस किस ने इसमें मुखबिरी करी है, किसने बताया है। और NIA का पहुंचना एक शुभ संकेत है, एक टेररिस्ट इंसिडेंट है। इसकी विवेचना, इसका इन्वेस्टिगेशन NIA कल परसों तक टेक ओवर कर लेगी। NIA एक सक्षम एजेंसी है और वो और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर इसका पूरी इसकी तह तक जाएगी। क्या मेजर्स उठाए जाने हैं जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, इस सब पर वर्क हो रहा होगा, होना चाहिए। अब हमारे देश में अब ये इच्छा है 370 हटने के बाद कि आतंकवादी घटनाओं पे लगाम लगे, पर इसके लिए जरूरी है कि जो लोकल यूथ रेडिकलाइज हो रहा है, और जैसा अभी सोडी साहब ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप भी तैयार होनी चाहिए। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने संकेत दे दिए हैं, इसी वर्ष चुनाव होने हैं, चुनाव होंगे, चुनावी प्रक्रिया पर प्रारंभ होगी, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। जब एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है या कई राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो किसी प्रकार से भी कोई घटना ना होने दें। ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी होना जरूरी है। साथ ही साथ जो है वो अगर पाकिस्तान डायलॉग शुरू करता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेप लिया जाता है ट्रेड रिज्यूम करने का, हाई कमिश्नर लेवल पर पे रेस्टोर करने का, और पॉलिटिकल डायलॉग अगर शुरू किया जाता है, तो इंडिया मेरे ख्याल से उसमें सम्मिलित होगा। वो भी एक तरीका है जिससे कि हम लगाम लगा सकें। अब इंडिया पाकिस्तान को ये युद्ध से और इन सब से आगे बढ़कर सोचना होगा, क्योंकि वहां पर भी बड़ी हार्डशिप्स हैं। पाकिस्तान में इकॉनमी वहां की बड़ी खराब दशा में है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं किसी तरह का कोई लॉन्ग ड्रॉन वॉर। तो इसलिए उनको भी विचार करना होगा, और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल डायलॉग भी जारी रहे और साथ ही साथ इनको क्रश भी किया जाए। जी, हमारे साथ लगातार JS सोडी जी बने हुए हैं। सोडी जी, क्या आतंकवादियों पर प्रहार करने के लिए हमें और भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है? नलिन जी, देखिए, जहां तक भारतीय सुरक्षा बल की बात है जो जम्मू कश्मीर में तैनात और ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी है। कई टेक्नोलॉजी हम ओपन मीडिया में नहीं बता सकते हैं, कई टेक्नोलॉजी पब्लिक डोमेन में नहीं उसका जिक्र है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक विख्यात चैनल है, दुनिया भर में देखा जाता है, रोज करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं, कि भारतीय सुरक्षा बलों के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, उनके हिम्मत की कोई कमी नहीं है, और वो दिन रात वहां ड्यूटी पे तैनात है। लेकिन बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले बताया, कि अब ये वक्त आ गया है एक पॉलिटिकल डायलॉग करने का, क्योंकि सुरक्षा बल तो दिन रात वहां तैनात है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं खुद वहां 2 साल पट्टन में तैनात था, तो हमें तो सोना तो कोई फिक्स नहीं होता था, खाना दोपहर का खाना रात को खाते थे, तो वो तो ठीक है, वो तो हमारी पार्ट ऑफ दी हमारी ड्यूटी है। लेकिन जो इस वक्त समय आ चुका है कि पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट होना चाहिए, और वो सिर्फ केंद्रीय सरकार या LG साहब अकेले नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सबको केंद्रीय सरकार और LG साहब का साथ देना चाहिए। अगर हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपना राजनीतिक हित देखेंगी, एक दूसरे को अपोज करेंगी, कश्मीर घाटी में शांति नहीं आने देंगी अपने चुनावी फायदे के लिए, तो ये समस्या कभी भी हल नहीं होगी। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आज कल ही भारत में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारे पास एक ताकतवर सरकार है केंद्र में, और थोड़े ही समय में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। तो जब ये चुनावी प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में खत्म होती है, तो सारे राजनेताओं को जम्मू कश्मीर के साथ देना चाहिए, LG साहब का, केंद्रीय सरकार का, इकट्ठे आके बैठ के। देखिए, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा नलिन जी। जी सर। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतती हैं, हारती हैं, वो तो एक प्रक्रिया है, वो तो कोई आज हारता है कल जीता, ठीक है, लेकिन उन्हें एक बड़ी चीज सोचनी होगी कि हमारा देश हित क्या है। हमारा देश हित है एक अच्छा
स्थिर और पीसफुल और प्रॉस्परस जम्मू कश्मीर, और इस चीज के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठे मिलकर अपना योगदान देना पड़ेगा। जी, हमारे साथ एके जैन जी लगातार बने हुए। एके जैन जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। सर, आए दिन देखा जाता है जम्मू कश्मीर में जब भी इस प्रकार के हादसे होते हैं, हमले होते हैं, तो खास करके तीर्थ यात्रियों को इसका निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे में क्या तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए और कुछ कड़े इंतजामात, कुछ और स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए? देखिए, पुलिस वहाँ पे तरह तरह के फोर्सेस लगे हुए हैं। वो हर एरिया को सैनिटाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत एस्टेब्लिश्ड कोई तीर्थ यात्रा नहीं है कि कोई वहां से जत्थे चलते हो कटरा से शिवखोड़ी के लिए वहां से वापस आते हो। ये तो जगह जगह मंदिर हैं जहाँ पे जाते रहते हैं लोग बाग। हर किसी को पूरी सुरक्षा प्रदान करना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, राशिद इंजीनियर जो जेल में बंद है, जो संरक्षण देता रहा है टेररिस्ट को, फंडिंग के उसके ऊपर आरोप लगे हैं, 2019 से बंद है जेल में, उसको लोगों ने चुना है। उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, महबूबा मुफ्ती को हरा दिया और नई लीडरशिप वहां पर आई है। जी, राशिद इंजीनियर का जिस प्रकार इलेक्शन हुआ है, विक्ट्री हुई है, वो एक संदेह उत्पन्न करता है कि अभी वहां के लोगों ने वो लेसन्स नहीं लिए हैं जो कि उनको ले लेने चाहिए थे। इतने लंबे समय से JNK आतंकवाद से जूझ रहा है और फिर भी ऐसे व्यक्ति का चयन करके उसको MP बनाकर पार्लियामेंट में भेजना, ये दर्शाता है कि अभी वहाँ के जो लोगों की सोच है जी, उसमें अभी बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसे लोग कोई क्षेत्र का भला नहीं कर सकते। इसमें जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं उनको सामने आना चाहिए था, पर वो चुनाव ही हार गए हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो मैंने JNK की ऑब्जर्व करी। पाकिस्तान में ये पंजाब में भी ऐसे दो व्यक्ति जो हैं वो अमृतपाल और खालसा ये बने हैं MP जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है कि जो सोच है पब्लिक की वो अभी इनको संरक्षण देने की है, इनको मुख्य धारा से हटाने की नहीं है। जबकि ऐसे लोगों को मुख्य धारा से हटाना बड़ा जरूरी है। जब तक कि मुख्य धारा से नहीं हटेंगे जी, तब तक आतंकवाद पे काबू पाना बड़ा मुश्किल होगा। जी, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए, इतने अहम मुद्दे पर राय साझा करके बताने के लिए कि आखिर आतंकवाद पर और आतंकियों पर कैसे जो है काबू पाया जाएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।